एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे तात्सुमी माइन के साथ अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाला था, उससे पहले उसे पता चलता है कि उसके हेडक्वार्टर की तरफ काफी सारे लोग आ रहे हैं और ये लोग यहाँ पर देखने जा रहे होते हैं कि आखिर वो है कौन। क्या ये लोग यहाँ पर मदद मांगने आ रहे हैं या फिर इनके हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए। फिर जब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर बुलेट तात्सुमी से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें कोई अच्छा चीज देखना है, तो तात्सुमी उसे हाँ कहता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि बुलेट चिल्लाता है इनकर्मसिया, और इतना बोलने के साथ ही वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और यहाँ पर ब्लैक कहता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है बुलेट रैली, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसकी खासियत क्या है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम अकामे को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने 3 ट्रेडर्स होते हैं जो कि यहाँ पर इनके हेडक्वार्टर्स के पास आ रहे थे, जहाँ पर तुरंत ही अकामे उन लोगों पर हमला कर देती है और उन लोगों के गले को काट देती है। और हमें यहाँ पर इस चीज को भी पता चलता है कि अकामे की स्वॉर्ड के अंदर जहर भी लगा होता है, इसलिए अगर अकामे की स्वॉर्ड से आप किसी भी तरीके से बच भी जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर हल्का सा भी स्क्रैच लग जाता है उसकी तलवार से, तो उसका जहर आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं पर दूसरी तरफ माइन भी यहाँ पर नजर रखे हुए होते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि एक ट्रेडर लगातार भागे जा रहा था और जैसे ही माइन उसे मारने वाली थी उससे पहले ही एक ट्रेडर उसके पीछे से आ जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये एक ट्रैप था जो कि माइन और सेरे ने दोनों ने मिलकर बनाया था, जिसके बाद सेरे तुरंत ही पीछे से आकर उस ट्रेडर की जान को ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर लबक को भी देखते हैं जिसने यहाँ पर एक ट्रेडर को पकड़ लिया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये ट्रेडर एक लड़की होती है। यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो, जहाँ पर लबक कहता है कि सॉरी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिसके बाद लबक भी उसे मार देता है। यहाँ पर तात्सुमी भी एक ट्रेडर को मार देता है। तभी वो नोटिस करता है कि बुलेट के ऊपर काफी सारे ट्रेडर्स एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बुलेट सिर्फ एक ही हमले में उन सभी लोगों को हरा देता है। और इस चीज को देखने के बाद तात्सुमी काफी हैरान होता है। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि तात्सुमी की ट्रेनिंग यहाँ पर माइन के अंदर स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर माइन उसे कहती है कि हमें केस को इन्वेस्टिगेट करना है, जिसके लिए वो यहाँ पर उसे लेकर आई है। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद वो उसे लगातार शॉपिंग करवा रही थी, तो ये सब देखकर तात्सुमी उसे कहता है कि ये सारा सब कुछ काफी बोरिंग है। लेकिन तभी माइन उसे ले जाती है पब्लिक एजुकेशन के पास और यहाँ पर आकर उसे बताती है कि यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो मासूम लोग हैं उन्हें यहाँ पर लाकर अधमरा कर छोड़ दिया गया है और वो लोग धीरे धीरे सबके सामने ही मर रहे हैं। और ऐसा हाल हर एक इंसान का होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाने की कोशिश करता है। फिर हमें अगले दिन बॉस इन सभी लोगों को बता रही होती है कि तुम्हें एक आदमी को मारना होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर का रिलेटिव है, जिसका नाम एडिको है। तो तुम सभी लोग जाओ और एक टीम की तरह काम करो और इस इंसान को मार कर ही वापस आना। फिर तभी उसी रात वो इंसान एक फंक्शन में होता है। तभी माइन उसके ऊपर लगातार नजर रखी हुई थी। फिर यहाँ पर माइन अपनी स्नाइपर से गोली चलाकर उसकी काफी आसानी से जान ले लेती है और जैसे ही यहाँ पर इसकी जान को ले लिया जाता है और वहाँ पर सारे मौजूद गार्ड्स एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और वो सभी लोग साथ में मिलकर यहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा किसने किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे मेंबर्स को नाइट रेड की टीम मार रही होती है, जहाँ पर माइन तात्सुमी के साथ जा रही होती है। तब वो उसे अपनी सच्चाई के बारे में बताती है और वो बोलती है कि मेरा जो जन्म है वो वेस्ट साइड में हुआ था, जो कि कैपिटल के वेस्ट साइड है। लेकिन कैपिटल के ज्यादातर लोग वेस्ट साइड के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उन्हें ऐसा मानते हैं कि वो आउटसाइडर हैं। और जैसे ही वहाँ के लोग कैपिटल के अंदर आते हैं और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि वो वेस्ट साइड से आए हैं, तो कैपिटल के लोग उनसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। और इसी वजह से मैंने नाइट रेड की टीम को ज्वाइन किया ताकि मैं एक ऐसा कैपिटल को बना सकूं जहाँ पर हर किसी को एक बार ट्रीट किया जाए। फिर यहाँ पर इन लोगों की बातचीत चल ही रही होती है और ऐसे ही ये लोग यहाँ पर से जाते हैं। तभी यहाँ पर एकदम से गार्ड का जो लीडर होता है वो आ जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी माइन को बचा लेता है, तो वो बॉस सीधा ही तात्सुमी पर अटैक कर देता है और उसको दूर फेंक देता है। और इसके बाद कह रहा होता है कि मुझे माइन की जान लेनी है, जहाँ पर माइन भी उसके ऊपर लगातार गोलियों से हमला कर देती है। लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि इसकी गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि बॉस सीधा ही उसकी तरफ बढ़ रहा होता है सारी गोलियों को डॉज करते हुए। लेकिन तभी अचानक से तात्सुमी वहाँ पर आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे वहाँ पर पकड़ लेता है और माइन से कहता है कि तुम उस पर अब हमला करो, जहाँ पर माइन भी उसके ऊपर निशाना लगाती है और उसके सीने में सीधा ही छेद कर देती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। जिसके बाद माइन तात्सुमी से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तात्सुमी अपनी ट्रेनिंग को काफी हार्ड तरीके से कर रहा होता है। वो यहाँ पर काफी बड़े स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर बुलेट भी उसकी मदद कर रहा होता है। लेकिन फिर एक रात बॉस इन सभी लोगों को बुलाती है और इन लोगों से कहती है कि तुम्हारा जो अगला मिशन है वो ये होगा कि तुम्हें एक सीरियल किलर की जान लेनी है। वो एक ऐसा किलर है जो कि लोगों को मारता है और हाँ, वो भी सिर्फ अपने मजे के लिए। तभी यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि जरूर वो जेम होगा, एक ऐसा एग्जीक्यूटर जो कि पागल हो गया है और लगातार लोगों की जान लिए जा रहा है। जहाँ पर बॉस कहती है कि अगर वो जैक है तो तुम लोग अपना ध्यान रखना। फिर यहाँ पर रात होने के बाद ये सभी लोग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और शहर के काफी सारे कोनों में घूम घूम कर सुन रहे होते हैं कि कहीं पर तो उनको जैंग दिख जाए। वहीं पर हम देखते हैं कि तात्सुमी अकामे के साथ होता है। फिर वहीं तात्सुमी कह रहा होता है कि मुझे काफी भूख लगी है। फिर जब जैसे ही ये लोग यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब यहाँ पर तात्सुमी कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। फिर जब जैसे ही एक कोने में वो वॉशरूम करने जाता है, तभी वो सामने अपने एक दोस्त को देखता है जो कि ऑलरेडी मर चुकी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर तात्सुमी अपने दोस्त को लगातार अवस्थ लगाया जा रहा होता है, लेकिन वो
वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती। फिर वो लोग यहाँ पर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं जहाँ पर तात्सुमी अपनी दोस्त को गले लगाता है, लेकिन तुरंत ही वो नोटिस करता है कि वो उसकी दोस्त नहीं बल्कि जैक है, जिस वजह से वो अपने और जैक के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है। फिर यहाँ पर जैक बता रहा होता है कि मेरे पास भी एक इंपीरियल रेलिक है और इसकी मदद से मैं देख लेता हूँ कि आखिर सामने वाला क्या सोच रहा है, और फिर बाद में मैं उसकी सोच की मदद से उसे फंसा लेता हूँ, जिसके बाद मैं उनकी काफी आराम से जान ले लेता हूँ। जहाँ पर इतना सुनने के बाद ही तात्सुमी सीधा ही जेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जेंग उसके सारे हमलों से बच रहा होता है। और अब जिसके बाद जेंग भी उसके ऊपर हमला करता है तो वो सीधा ही तात्सुमी के हाथ के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से तात्सुमी के हाथ यहाँ पर थोड़े से घायल हो जाते हैं और वो यहाँ पर लगातार तात्सुमी के सारे जॉइंट्स के ऊपर हमला कर रहा होता है। और ऐसा करने की वजह से ये होता है कि यहाँ पर तात्सुमी अपनी स्वॉर्ड को उठा तक नहीं पाता और फिर मौका मिलते ही तुरंत ही जेंग उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है ताकि वो तात्सुमी को यहीं पर ही खत्म कर सके। लेकिन तभी वहीं पर अचानक से अकामे आ जाती है, जहाँ पर अकामे भी सीधा उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और वो जेंग के ऊपर लगातार हमला कर रही होती है, लेकिन इससे जेंग को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जेंग उसके सारे हमलों को लॉस भी कर रहा था और उसको ब्लॉक भी कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जेंग अपनी पावर का यूज कर अकामे के सारे अटैक्स को पहले से ही देख पा रहा था और उसे पता चल जा रहा था कि आखिर अकामे कहाँ पर हमला करेगी और कैसे हमला करेगी। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से वो काफी आसानी से अकामे के साथ लड़ पा रहा था। और यहाँ पर अकामे भी काफी सारा हमला करने के बाद समझ जाती है कि अगर उसे जेंग को हराना है तो उसे कुछ भी सोचना नहीं होगा, उसे अपने दिमाग को शांत करना होगा और ऐसा हमला करना होगा जो कि जेंग ने और मैंने कभी सोचा ही नहीं होगा। फिर यहाँ पर अकामे एक जगह पर रुक जाती है और कुछ भी नहीं सोचती और इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट ही उसके ऊपर हमला करने चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जेंग इसके हमले को भी रोक लेता है। और यहाँ पर जेंग कह रहा होता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग को नहीं बल्कि तुम्हारे मसल मूवमेंट को भी देखकर बता सकता हूँ कि तुम आखिर कहाँ पर हमला करने वाली हो। और इसके बाद यहाँ पर जेंग एक इल्यूजन को क्रिएट करता है जहाँ पर वो अकामे को दिखा रहा होता है कि आखिर तुम जिस आदमी से लड़ रही हो वो एक तुम्हारी ही बहन है। और इसके बाद वो सीधा ही अकामे के ऊपर हमला करने चला जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर लग रहा होता है कि अकामे उस पर सामने से हमला नहीं करेगी, लेकिन अकामे यहाँ पर इल्यूजन में जाने के बाद भी काफी तेजी से हमला कर देती है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि मेरी बहन मुझसे प्यार करती थी तो इसी वजह से वो कभी भी मेरे ऊपर हमला करेगी ही नहीं। और इतना बोलने के साथ ही वो लगातार जेंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि यहाँ पर जेंग को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और जब तक उसे कुछ समझ आता है तब तक जो उसके दोनों ब्लेड थे वो बुरी तरीके से टूट जाते हैं और फिर आखिर में जाकर यहाँ पर अकामे उसे हरा देती है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।